बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ICM। आपको पता है कि हमारी और आपकी डिस्कशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेकर शुरू है कि मैग्नेटोस्टैटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं और उसको लेकर हम लोगों ने जनरल डिस्कशन भी की थी। और ये भी मैंने बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हैं तो उस पर फोर्स कैसे लगती है, उसका फार्मूला क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, और ये सारी कहानी आप और मैंने डिस्कस की थी। उसके बाद जो है आफ्टर दैट हम लोगों ने फ्लेमिंग रूल को भी कल डिस्कस किया है और फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर की डिस्कशन और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बीम्स, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन बीम की दरमियान फोर्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये तो थी अब तक की कहानी जो हम इस तीसरे चैप्टर को लेकर आपके साथ शुरू किए हुए हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग ज़ाहिर बात है फिर मूव करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बातें करेंगे। आपको पता है कि जब हम लोगों ने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ की तरफ चले गए थे। तो इसी तरह आज भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स और गाउस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक की तरफ चले जाएंगे और फिर देखेंगे कि गाउस लॉ यहाँ क्यों फेल हो जाता है और इस तरह की बातें करेंगे। आप जाने तौर पर तैयार रहें, उम्मीद है ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, आपको समझ आएंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स, प्यारे बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जहां तक डेफिनेशन का ताल्लुक है, जहां तक इसकी की तारीफ की क्या चीज़ है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होती थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूज होती थी और यूज होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के साथ जब पैरेलल होती थी तो वहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। ये मैग्नेटिक फील्ड और डॉट एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। मतलब ये है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ magnetic field and vector area। ये एरिया और उसका डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। उसी तरह की कहानी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। डॉट प्रोडक्ट है, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट उस वक्त आपको आंसर देता है जब दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में हों। मतलब है जिधर एरिया की डायरेक्शन, आपको पता है एरिया की डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल होती है। ये एरिया जो है वो अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन रखता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब उसी के साथ सरफेस पे परपेंडिकुलर और नॉर्मल के साथ पैरेलल, ये एरिया यू डायग्राम है। और फील्ड लाइंस जब उसकी डायरेक्शन के साथ, आपको तो पता है सरफेस पे जब परपेंडिकुलर होंगी तो डायरेक्शन के साथ पैरेलल होंगी और सरफेस के साथ जब पैरेलल होंगी डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होंगी। पिछले चैप्टर में बड़ी डिटेल में ये बातें मैं आपको बल्कि पहले चैप्टर में बता चुका हूँ बड़ी डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वो वाला वीडियो लेक्चर आप देख लें तो उसमें बड़ी डिटेल में डिस्कशन होगी इसको लेकर। तो बात अब भी हुई है और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट को आप क्या लिखते हैं, BA cos एंगल। तो प्यारे बच्चों, cos एंगल इसको डिसाइड करेगा। बात वहीं पे है, जीरो एंगल पे आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, 180 पे भी फ्लक्स मैक्सिमम, बट जस्ट नेक्स्ट नेगेटिव हो जाएगा। क्यों लिख रहा हूँ, cos 0 पे 1, cos 180 पे -1 और 90 एंगल पे जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। क्यों, cos 90 पे 0 होता है। तो बात उसी तरह की ही है कि फील्ड लाइन जब सरफेस से निकलेंगी तो आपको फ्लक्स देंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो मैग्नेटिक फ्लक्स देंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देंगी। इसकी ऐसा यूनिट्स क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट जो है वो वेबर है। वेबर साइंटिस्ट के नाम पे है शायद। वेबर जो है, एरिया आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला और एरिया मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर जो है ये वेबर है और एक वेबर जो है 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। सुनिए प्यारे बच्चों, वेबर 1 वेबर फ्लक्स का क्या मतलब है कि अगर एक यूनिट एरिया से 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही हो
तो वो जो आपको फ्लक्स देगा वो 1 वेबर देगा। बहुत सीधी सादी डेफिनेशन भी इसकी बन सकती है। और प्यारे बच्चों आप इससे टेस्ला भी डिफाइन कर सकते हैं। टेस्ला को इन टर्म ऑफ वेबर भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर और 1 वेबर इज इक्वल टू टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। तो ये बात बड़ी आसान है कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फील्ड लाइन का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का किसी एरिया से गुजरना मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का, कि फील्ड लाइन अगर एरिया के साथ मैक्सिमम पैरेलल होंगी तो ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट आएगा, ज़्यादा फ्लक्स होगा। अगर उनका एंगल होगा तो कम होगा और एंगल 90 की तरफ बढ़ता जाएगा तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा। यानी कि एंगल जब इस केस में जैसे एरिया वर्टिकल हो गया, फील्ड लाइन यूँ हो रही है तो एरिया से कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो यानी कि एरिया यूँ पड़ा हुआ है और फील्ड लाइन गुजर रही है तो इससे तो एक भी नहीं गुजर रहा, यूँ मैक्सिमम गुजरेगी। सिंपल स्टोरी। और यूनिट भी डिस्कस करवा दी है, स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स। स्केलर क्वांटिटी इसलिए कि डॉट प्रोडक्ट है, ट्रांसलेशन दे रहा है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर एडिशन के लॉज ओबे नहीं करता। स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन मीनिंगफुल नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर हम एक और टर्म भी डिफाइन करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी बच्चों ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही मैग्नेटिक फील्ड एक किस्म की वही है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मैं डिफाइन अगर करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। असल डेंसिटी 3 किस्म की होती है, पर यूनिट लेंथ भी होती है, पर यूनिट एरिया भी होती है, पर यूनिट वॉल्यूम भी होती है। आमतौर पे डेंसिटी मैथ के लिए यूज करते हैं, वो वॉल्यूम की टर्म में होते हैं। ये फ्लक्स डेंसिटी इन टर्म ऑफ एरिया होती है क्योंकि एरिया का फ्लक्स से रिलेशन है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जब एरिया पे आप डिफाइन करोगे तो ज़ाहिर है बी बनेगा। आपको ये बात कहाँ से आई? आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी ए होता है, इधर बी ए नहीं है तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया फिर बी होगा ना। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वही मैग्नेटिक फील्ड है, वही जो बिल वो टेस्ला नहीं पढ़ रहे थे बी एफ और आई एल, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन और इसलिए इसकी यूनिट क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फील्ड की भी वेबर पर मीटर स्क्वायर हो सकती है। तो फ्लक्स डेंसिटी अगर कोई आपसे पूछे तो फ्लक्स डेंसिटी कोई नई चीज नहीं है, वही मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया से जो गुजर रही होती हैं, उनका जो फ्लक्स होता है पर यूनिट एरिया में, वही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। यानी कि आपके पास जितने वेबर फ्लक्स हैं उस तमाम वेबर फ्लक्स को एरिया पे डिवाइड कर दो तो आपको फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी, फील्ड की डेंसिटी मिल जाएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे तो हमने उसकी इस तरह की डेफिनेशन पढ़ी थी, इस तरह की यूनिट पढ़ी थी वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग ने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फिर बात की थी, और जब हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी तो उसके लिए हमने क्लोज सरफेस ले ली थी। किसी चार्ज को जो है, आपको जरा मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स जो है मूविंग चार्ज हो सकता है या खुद मकनातीस हो सकता है। तो मकनातीस जो है वो अगर आप किसी टोटल क्लोज सरफेस में रख दें तो उसका फ्लक्स अब देखने में याद करें कि जब मैंने टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की थी तो वो गॉस लॉ आया था। टोटल मैग्नेटिक, आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स जनरल चीज है, लेकिन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फिर गॉस लॉ है। यानी कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप कहो कि ये क्या बातें कर रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या फर्क? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब यह है कि आपने उसके लिए कोई क्लोज सरफेस लेनी होगी, बंद सरफेस। आम फ्लक्स के लिए आप ये हाथ ले सकते हैं खुली सरफेस, वो सिर्फ इधर से फ्लक्स कंसीडर करेंगे। टोटल फ्लक्स में फ्लक्स ऑल डायमेंशन में लिया जाता है, और ऑल डायमेंशन में 3D में फ्लक्स लेने के लिए आप क्लोज सरफेस लेंगे। जैसे कोई बॉक्स है, जैसे कोई सिलेंडर है, जैसे कोई स्फीयर है। और स्फीयर में अगर आप कोई मकनातीस रख लें, नॉर्थ पोल साउथ नॉर्थ, जिसको आप नॉर्थ हैं जिसको साउथ, ये तो आपको पता है प्यारे बच्चों ये बात बड़ी दिलचस्प है और आपने इसको कान खोल के सुनना है जो मैं भी बात करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि आप के पास जो मकनातीस होता है वो कभी भी अकेला नॉर्थ पोल नहीं होता। आपके पास अगर एक पूरा मकनातीस है तो आप उसको जितना छोटा करते जाएं नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ रहता है। आप ये ना करेंगे एक मकनातीस पड़ा है, एक सरा नॉर्थ है और एक साउथ है, और दरमियान से उसको काट डालेंगे तो नॉर्थ इधर चला जाएगा साउथ इधर नहीं, इधर वाले टुकड़े के नॉर्थ के साथ साउथ बन जाएगा, उधर भी नॉर्थ के साथ साउथ बन जाएगा। लिहाजा आप मकनातीस में नॉर्थ और साउथ को जुदा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए अगर आपके पास डाइपोल पड़ा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे पड़े हुए हैं कहीं पे, इसको हम डाइपोल कहते हैं, तो आप इनको जुदा कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव से जुदा कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की इतनी पक्की दोस्ती है कि उनकी आप दोस्ती खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते कि सवाल जो उठता है कि मकनातीस, हम पढ़ चुके हैं पिछले इसी चैप्टर में कि मकनातीसियत या मैग्नेटिज्म जो है वो मूविंग चार्ज की वजह से है। तो सवाल उठता है कि मकनातीस में चार्ज बिजली की वजह से है, तो मकनातीस में बिजली कहाँ से? ज़ाहिर मकनातीस में एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, तो उनकी ऑर्बिटिंग और स्पिनिंग की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। और जिन मटेरियल में ऑर्बिटिंग और स्पिनिंग की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, ऑर्बिटल और मैग्नेटिक मोमेंट, तो जिस तरह हम लोग हैं, हमारा इर्द गिर्द में मोस्ट ऑफ चीज़ों में मैग्नेटिसियत कैंसिल हो चुकी है, वरना तमाम मटेरियल कुछ ना कुछ मैग्नेटिक हैं इधर में। और जिन मटेरियल में वो कैंसिल नहीं होती अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, अनपेयर्स की वजह से, जिनमें वो कैंसिल नहीं होती, वो फिर मकनातीस बने होते हैं। जैसे आप मकनातीस लेबॉर्ट्री में लेते हैं, रेडियो में लगा होता है, इधर उधर बहुत ज़्यादा मकनातीस होता है, इसको हम परमानेंट मकनातीस, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो ये परमानेंट मैग्नेट्स में कंसेप्ट क्या है? अगर आप एक एटम को तोड़ते जाएं, एक एटम पर आ जाएं और उस एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन बच जाए, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऑर्बिटल मोशन करता है या स्पिन करता है, तो वो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इधर नॉर्थ है तो नीचे साउथ शुरू होगा। यानी कि अगर आप बिजली की तार ले रहे हैं, आपको पता है बिजली की तार में अगर करंट घूम रहा है तो ऊपर नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऊपर नॉर्थ होगा तो नीचे साउथ, क्लॉकवाइज है तो नीचे नॉर्थ तो साउथ। यानी कि जब चार्ज घूमेगा तो नॉर्थ बनेगा तो साउथ भी बनेगा, साउथ बनेगा तो नॉर्थ। इसका मतलब यह है कि आप मकनातीस में से नॉर्थ और साउथ पोल को कभी भी जुदा नहीं कर सकते। ये पॉइंट अपने साथ लिख लो कि इन मैग्नेट्स, कौन सा पॉइंट लिख लो? इन मैग्नेट्स नो मोनोपोल एग्जिस्ट। मैग्नेट्स में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, चार्जेस में करते हैं। मोनो मीन एक, मोनोपोल मैग्नेट इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ डाइपोल। मैग्नेट्स आर ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ अब डाइपोल की वजह से, और आपको पता है डाइपोल का हमेशा टोटल फ्लक्स जीरो होता है। पता है क्यों? क्योंकि डाइपोल में जितनी फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी वो सारी की सारी साउथ में चली जाएंगी, जितनी नॉर्थ में निकलेंगी वो सारी। लिहाजा अगर आप क्लोज सरफेस लेते हैं, क्लोज गॉसियन सरफेस लेते हैं और इस पे गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं मैग्नेटोस्टैटिक में टोटल फ्लक्स के लिए, तो आपका जवाब हमेशा जीरो आता है, हमेशा। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है प्यारे बच्चों। इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर आपको उधर याद हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद हो, तो आपको टोटल फ्लक्स का जो आंसर आया था वो चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट आया था, क्योंकि आप नेट चार्ज रख सकते हैं किसी सरफेस में। पॉजिटिव नेट चार्ज, आप पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को जुदा कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्थ पोल से, लिहाजा आपने बहुत ज्यादा मकनातीस अगर इस कमरे में रखे हुए हैं तो जितनी फील्ड उनकी नॉर्थ से निकल रही है सारी साउथ में जा रही है, बाहर कोई नेट फ्लक्स नहीं है। क्योंकि डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसा होता था, अगर आप याद करें, क्लोज सरफेस ले लें, पॉजिटिव नेगेटिव ले लें, तो डाइपोल का फ्लक्स फिर भी यहाँ भी जीरो होता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अगर कहीं डाइपोल पड़ा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे पड़े हो तो नेट फ्लक्स जीरो होता है। न्यूट्रल सिस्टम में नेट चार्ज नहीं है, नेट फ्लक्स जीरो होता है। तो मैग्नेटिज्म के अंदर भी यही कहानी है कि डाइपोल, चूंकि
चूंकि चार्जेस डाइपोल की हालत में भी हो सकते हैं और मोनोपोल की हालत में भी हो सकते हैं, लेकिन मकनातीस हमेशा डाइपोल की हालत में होते हैं। जब ये हमेशा डाइपोल की हालत में होते हैं तो मकनातीसों की वजह से टोटल फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि ये जो मैंने बात लिखवाई है दैट इज की इंपॉर्टेंट स्टोरी। ये तो ओल्ड स्टोरी है ना, ओल्ड गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस लॉ, ये मैग्नेटोस्टैटिक का गॉस लॉ है। लिहाजा बात यहाँ पर पहुंची कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस लॉ आंसर देता था, मैग्नेटोस्टैटिक्स में उसने हैंड्स अप कर लिया और गॉस लॉ का आंसर जीरो आ गया। जब जीरो आ गया तो इसका मतलब ये है नेट फील्ड जीरो हो गई है और गॉस लॉ से हम फायदा यहाँ नहीं ले सकेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम गॉस लॉ से बहुत फायदे लेते थे। आपने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने एक्सेस ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस ऑफ कंडक्टर पर कैलकुलेट की थी, इनफाइनाइट शीट की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, अपोजिट चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। तो हम उम्मीद रखते थे कि अगर इसका जवाब जीरो ना आता और इसका जवाब इसी तरह कोई आ जाता तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते किसी तार की। मैग्नेटिक फील्ड तो बिजली की मोहताज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की मोहताज है, सिर्फ चार्ज, बट नेट चार्ज की मोहताज है। मैग्नेटिक फील्ड बहते हुए चार्ज की मोहताज है और बहता हुआ चार्ज करंट है। मैग्नेटिक फील्ड करंट की मोहताज है। लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड आप मुख्तलिफ करंट की डिस्ट्रीब्यूशन से हासिल करते हैं कि करंट सीधा जा रहा है तार में करंट स्ट्रेट जा रहा है, तार में करंट रिंग की सूरत में घूम रहा है, तार में करंट स्प्रिंग की सूरत में घूम रहा है। स्प्रिंग्स बने हुए हैं जी, मुख्तलिफ इस तरह स्प्रिंग आप बना लेते हैं। स्प्रिंग है जी, किस तरह की कहानी है, स्प्रिंग की सूरत में जा रहा है। इसको कहते हैं करंट की डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रेट, सर्कुलर, हेलिकल, कोई किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। तो लिहाजा जब आप मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना चाहोगे तो उसके लिए क्या चीज बुनियादी है, करंट, मूविंग चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रुका हुआ चार्ज मूव भी करे तो करे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज की मोहताज होते हैं हम लोग और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम करंट के मोहताज होते हैं। और जब एक मकनातीस पड़ा होता है तो उसमें कोई नेट करंट नहीं होता है, नेट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। लिहाजा उसकी वजह से मैग्नेटोस्टैटिक्स ने जीरो जवाब दिया। तो अब आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टार्ट किया, उसकी डेफिनेशन भी हमने वैसे स्मूथ तरीके से पढ़ी, उसका मैक्सिमम मिनिमम डॉट प्रोडक्ट एंगल के हिसाब से देखा कि डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड एरिया और उनके दरमियान एंगल पर डिपेंड, सब कुछ स्मूथ जा रहा था, गाड़ी बड़ी स्मूथ जा रही थी। और हम लोगों ने इसकी यूनिट भी पढ़ी, फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन भी पढ़ी। लेकिन अचानक एक बहुत गहरा कुआं हमारे पास सामने आ गया जब हम लोगों ने टोटल फ्लक्स को ढूंढना चाहा, टोटल फ्लक्स की बात करना चाहिए तो हमारे आगे एक बहुत गहरी खाई आ गई जिसमें सब कुछ जीरो हो गया और सारा बेड़ा गर्क हो गया है। लिहाजा गॉस लॉ, जो मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम गॉस लॉ पढ़ना चाह रहे थे और हम पूरी उम्मीद थे कि गॉस लॉ हम पढ़ लेंगे, जैसे उधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था और टोटल फ्लक्स से हमें गॉस लॉ दिया था, बहुत खूबसूरत प्यारा लॉ था, उसको हमने अप्लाई किया फील्ड को ढूंढने के लिए। तो हम बड़े पूरी उम्मीद थे कि इधर हमें गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स में कोई जवाब दे देगा और हम मैग्नेटिक फील्डों को ढूंढते पड़ेंगे किसी तार की वजह से, सर्कुलर तार की वजह से, स्प्रिंग की वजह से, कई किस्म की करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। लेकिन आपने देखा हम बहुत ही मायूस हुए हैं, हमें मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर जवाब ज़ीरो आ गया है। जब जवाब ज़ीरो आ गया है तो क्या एक चीज़ का जो एक तरीका फेल हो गया, क्या दुनिया इस पर ख़त्म हो गई है कि गहरे कुएं में गिर गए हैं तो क्या फिर मौत ही है, क्या कुएं से निकलेंगे? नहीं तो निकलेंगे। इस कुएं से हमें एक बंदे ने निकाला जिसका नाम था एम्पियर। कौन बंदा था? याद रखें मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्टिंग नहीं है एम्पियर किसका बाप था किसका दादा था। गूगल कर लो एम्पियर को, उसका सारा ख़ानदान आपके सामने आ जाएगा, किस मुल्क का था, कब पैदा हुआ और कब मरा। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, आप याद रखें हमारा क्या मसला है। एम्पियर लॉ फलां सन में दिया गया, फलां साइंसदान ने दिया, वो फलां था। हम इस चीज़ में हमें उसकी फिजिक्स को सीखना है, फिजिक्स को ज़्यादा तवज्जो दिया करें। ऐसे नॉलेज के लिए अगर आप साइंटिस्ट को ऐसे स्टडी करते हैं, कहते हैं कि जो कॉमन मैन होता है, जो लोअर माइंड होते हैं, वो
चीज़ों को या पर्सनस को थिंक करते हैं, और जो ग्रेट माइंड होते हैं वो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। तो हमारा मकसद इन लोगों के आइडियाज़ को स्टडी करना है। गॉस ने क्या आइडियाज़ दिया, गॉस कौन था, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, एम्पियर कौन था, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसने आइडिया क्या दिया उसको हम पढ़ना चाह रहे हैं बाहर। ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे तो क्या बकवास है। तो बट दैट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड कि गॉस लॉ जो है इसका जवाब 0 आया। तो हम तो इसमें इंटरेस्टेड हैं, हम तो चाहते हैं कि सीधी तार की वजह से मकनातीसी फील्ड का फार्मूला ढूंढ लें, सर्कुलर तार की वजह से मकनातीसी फील्ड का फार्मूला ढूंढ लें, या इस हेलिक्स की वजह से, स्प्रिंग की वजह से जो हम स्प्रिंग बना लेते हैं उस स्प्रिंग की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ढूंढ लें, हम तो चाहते हैं। तो इसका हमें कोई ना कोई जवाब तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि इसकी जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। इसकी डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, तो जो डाइवर्जेंस है वो 0 आ गई है। और तो इस मसले से हमने निकलना है, क्योंकि अगर गॉसेस लॉ होता तो हम इसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ लेते हैं, वो तो नहीं है बेचारा, नहीं है, तो क्या कोई दूसरा लॉ नहीं है, तो है एम्पियर लॉ इसका अल्टरनेट है। एम्पियर लॉ को हम पढ़ते हैं, एम्पियर लॉ गॉसेस लॉ का रोल प्ले करता है, वो फ्लक्स नहीं देता, पहली बात, वो भी डॉट प्रोडक्ट देता है लेकिन एरिया के साथ नहीं, लंबाई के साथ, क्योंकि करंट के लिए लंबाई अहम है, बिजली की तार की लंबाई अहम है, तो वो तार की लंबाई के हिसाब से जो है वायर या करंट की लेंथ या मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ के हिसाब से, आप देखते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट किस्म की नेचर रखती है और फिर वो भी टेढ़ी हो जाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की कर्ल नेचर है, कर्ली, समथिंग कर्ली, कर्ल। तो एम्पियर लॉ जो है वो हमें कर्ल देता है और हम एम्पियर लॉ को पढ़ेंगे, और एम्पियर लॉ जो है वो इसका अल्टरनेटिव है। मेरे ख्याल में एम्पियर लॉ को आज मैं स्टार्ट नहीं करता, आपको मैंने स्टोरी बना के दे दी है। एम्पियर लॉ हम टाइम इतना नहीं रहता कि मैं भी एम्पियर लॉ स्टडी करूं और उसको यूज़ करूं। आपको मैं इतना बता देता हूं कि एम्पियर का जो लॉ हम पढ़ेंगे ना, एम्पियर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का तरीका बताया। हेंस ने मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट दिया कि करंट की वजह से वो होती है, एम्पियर ने उसकी फार्मूलेशन की, फार्मूला बनाया। तो एम्पियर लॉ ये वैसे ओरिजिनल लेंथ आ जाती है और वो हमें दे देता है म्यू नॉट इनटू आई। ये एम्पियर लॉ मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया है, ये एम्पियर लॉ है। हम कुछ हद तक इसको ड्राइव करेंगे, इसकी डेरिवेशन को इतना मुश्किल नहीं है। तो ये, और जब आपको गॉसेस लॉ याद हो, अभी ऊपर लिखा हुआ है, उस और इसमें फर्क ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि ये तो बेचारा किसी काम का नहीं है ना, गॉसेस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये तो वाइट एलिफेंट है ना, 0 जवाब देता। हम कहते हैं ना नेट चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एम्पियर अंकल ने कहा था करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड और पाथ का प्रोडक्ट है। दिस इज पाथ लेंथ। गॉस लॉ में हम पाथ नहीं लेते थे, हम सरफेस लेते थे, सरफेस का एरिया होता है और पाथ की लंबाई होती है। तो हम इधर पाथ की लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उधर सरफेस के एरिया के साथ लेते थे। सरफेस के एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट आपको फ्लक्स देता है, उसको कहते हैं डाइवर्जेंस, और पाथ के साथ डॉट प्रोडक्ट आपको कर्ल देता है, कर्ल, समथिंग कर्ली, कर्ली हेयर होते हैं, हेयर कर्ली, तो ये हमें कर्ल देता है। और हमें पता भी है कि जब बिजली बहती है, करंट बहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल की सूरत में होती है, कर्ली होती है, समथिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्ली होती है। तो ये कर्ल का कंसेप्ट देता है, इसको हम फिजिक्स में बोलते हैं कर्ल, और इसको हम बोलते थे डाइवर्जेंस। तो ये कर्ल का कंसेप्ट देता है, और हमें पता है कि ये बिल्कुल उसका अल्टरनेटिव है। वहाँ आपको पता है परमिटिविटी आ जाती है, यहाँ परमिएबिलिटी आ जाती है। ये मैग्नेटिक कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट है। यहाँ करंट है और करंट इज कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इज कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एम्पियर लॉ एक अल्टरनेट है, गॉस लॉ का एक अल्टरनेट है,
और हम गॉस लॉ की तरह इसको इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेट वायर की या रिंग की, स्प्रिंग की वगैरह वगैरह। आपके कोर्स में सिर्फ स्ट्रेट वायर की है और हेलिक्स की है जिसको हम सोलेनॉइड कहते हैं आपके कोर्स में। तो ये हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट भी करेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।